तो सुनो, ये कहानी है एक लड़के की जिसकी जिंदगी एक ही पल में टूट गई। एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी और खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया। जब उसने अपने बगल में बैठी लड़की को देखा तो उसके दिल में डर समा गया। क्या मैं इसे भी खो दूंगा? उसकी घबराहट देख वो लड़की मुस्कुराई और बोली, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस पल उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। कहानी पलटती है और हम उसे स्कूल में देखते हैं। उसके पास एक लड़का आता है और सॉकर प्रैक्टिस में मदद मांगता है, मगर वो बार बार मना कर देता है। 10वीं बार मना करने पर दोस्त उसे घूमने का ऑफर देते हैं, लेकिन वो बेचैन हो जाता है और अचानक बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद मिस सुमी उसके पास आती है लंच लेकर और प्यार से कहती है, चलो खाना खाते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बनाया है। वो मान जाता है। स्कूल के बाकी लड़के बाहर से मिस सुमी को निहारते रहते हैं, क्योंकि पूरे स्कूल में उसके चाहने वाले हैं। हमें पता चलता है कि मिस सुमी और वो बचपन के दोस्त हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां टीचर उसे मिस सुमी की ढेर सारी सीक्रेट फोटोज दिखाता है। वो हैरान रह जाता है, ये फोटोज कहाँ से आईं? टीचर गर्व से बताता है कि वो मिस सुमी पर नजर रखता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और किसी को उसकी हिफाजत करनी होगी। उसने कल एक लड़के को प्रपोज करने से भी रोका था और उसे इतना डरा दिया कि उसने कैमरे के सामने माफी मांगी। ये सब सुनकर वो हैरान था। तभी टीचर ने चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया और कहा, तुम भी उसके बहुत करीब हो। तभी अचानक एक लड़की कमरे में आती है, एक स्विच दबाती है और तेज रोशनी से माहौल बदल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो भाग निकलता है। जब होश आता है तो खुद को अजीबोगरीब लोगों के बीच पाता है। मिस सुमी के भाई बहन, एक डॉग गोलायत और पूरा परिवार जो जासूसी करता है। वो पहले तो हंस देता है, मानता है कि ये मजाक है, लेकिन तभी एक भाई असली गोली चला देता है और उसका डर सच हो जाता है। फिर पता चलता है कि उनकी फैमिली की 4.8 रेटिंग है और सबसे मशहूर मेंबर है कोइचिरो, एक बेहद खतरनाक जासूस। मिस सुमी के सफेद बाल भी किसी पुराने हादसे की वजह से हैं, जिसमें उसे चोट लगी थी और कोइचिरो खुद को दोषी मानता है, इसलिए वो उसे किसी के पास नहीं आने देता। लेकिन अब उसके पास एक वजह है जिससे वो इस लड़के को भी मार सकता है। और तभी अलार्म बजता है, कोइचिरो आ चुका है। पूरा परिवार हथियार संभालता है क्योंकि अब जंग शुरू होने वाली है। तो बात ऐसे है, उनके जीतने के चांसेस मुश्किल से 30% थे। और ये भी तय नहीं था कि सब सही सलामत बच जाएंगे, कोई बहुत बुरी तरह घायल भी हो सकता था। तभी फूबा ने अचानक कहा, हमारे पास एक रास्ता है, अगर तुम दोनों शादी कर लो तो शायद बच सकते हो। आसानों का चेहरा उस वक्त ऐसा था जैसे किसी ने चॉकलेट के पैकेट में ब्रोकली दे दी हो, पूरी तरह कंफ्यूज्ड और अनकंफर्टेबल। तब्बा ने जल्दी से फैमिली का रूल समझाया, हम अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं मारते, शादी के लिए बस एक काम, रिंग्स एक्सचेंज करना। मगर उसी वक्त आसानों के सीने में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। उधर बाकी सब भाई बहन कोइचिरो से लड़ने की तैयारी में जुट गए। कोइचिरो ट्रैप से ऐसे बचा जैसे उसे पहले से हर मूव पता हो। फूबा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। नतीजा, उसने उसकी टाई पकड़कर उसे घुमा घुमाकर सोफे में दे मारा। सबने मिलकर अटैक किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कोइचिरो ने पलटवार किया, ननाओ और शिंजो को उड़ाकर दूर फेंक दिया। फिर बोला, देखो मैं लड़ना नहीं चाहता, बस मुझे वो बंदा दे दो। उसके हाथों से स्टील जैसे जाले निकले, उसका स्पेशल वेपन स्टील स्पाइडर, जो किसी भी चीज को काट सकता था। फूबा ने फिर अटैक किया, लेकिन वो छत से बांध दी गई। शियोन ने अपनी फोन से ड्रोन बुलाए, सबने मिलकर फायरिंग शुरू कर दी। उधर मिस सुमी ने आसानों के लिए एक सीक्रेट डोर खोला, उसे अंदर भेज दिया। लेकिन कोइचिरो ने शियोन को भी हरा दिया और मिस सुमी तक पहुंच गया। उसने हथियार निकाले, गोलायत को उसके ऊपर फेंका, लेकिन वो भी जाल में फंस गया। मिस सुमी के हाथ भी बंध गए। कोइचिरो मुस्कुराया, हमेशा की तरह, इम्प्रेसिव। पर ये मिस सुमी नहीं, कैंगू था जो अपना रूप बदल सकता था। आसानो ये सब एक होल से देख रहा था। मिस सुमी ने उसे साफ कह रखा था, चाहे जो हो जाए बाहर मत आना। लेकिन वो बाहर आया और बोला, उसे छोड़ दो। कोइचिरो गुर्राया, ये फैमिली मैटर है, बीच में मत आ। आसानो ने मिस सुमी की तरफ देखा और कहा, चलो वही करते हैं। मिस सुमी ने उसकी तरफ रिंग फेंकी, लेकिन कोइचिरो के जाल उसे लपेट चुके थे। खून निकलता रहा, फिर भी उसने रिंग पकड़ ली। उसके दिल में बस एक बात थी, मिस सुमी, तुम्हारे लिए शुक्रिया, अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। उसने जाल तोड़ दिया और रिंग पहनते हुए कहा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगा, मेरे प्यारे साले साहब। इसके बाद भी कोइचिरो गुस्से में था, लेकिन आसानो थक कर सो गया। सुबह आंख खुली तो कोइचिरो आसानो के ऊपर खंजर ताने खड़ा था। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जगाने का, और तुम्हारी ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। अगर स्पाई बनना है तो सोते हुए भी अलर्ट रहो। कुछ देर बाद मिस सुमी ने ऊपर से आवाज सुनी। कमरे में झांका तो कोइचिरो आसानो को माइकल जैक्सन के मूव सिखा रहा था। वो भड़क गई, लेकिन कोइचिरो ने बस मुस्कुराकर कहा, प्रैक्टिस चल रही है। फिर दोनों को उठाकर खिड़की से बाहर कूद गया। अचानक घर में धमाका। कोइचिरो ने बताया, बॉम्ब लगा था तो मैं बाद में डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले जान लो हमारा मिशन क्या है। कार में बैठते हुए उसने सच खोल दिया। युसाका फैमिली का मेन मिशन है मिस सुमी युसाकरा की हिफाजत करना।
आसानो ने पूछा, मेरे घर में बॉम्ब क्यों? कोइचिरो बोला, क्योंकि अब सबको पता है कि तुम्हारी शादी मित्सुमी से हो चुकी है और वो है योसाकुरा फैमिली की 10वीं हेड। फिर उसने फैमिली का इतिहास बताया। ईडो पीरियड से ये परिवार मौजूद है और इसके मेंबर्स जन्म से सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ आते हैं, लेकिन हर जनरेशन में एक ऑर्डिनरी मेंबर पैदा होता है जो हेड बनता है, जिसके अंदर पूरे परिवार के खास जीन्स होते हैं। ताकतवर लोग बस उसका एक ही काम करते हैं, उसकी रक्षा। कोइचिरो चाय की चुस्की लेते हुए बोला, मिस सुमी जब हमारे परिवार की मुखिया बनेगी तो अंडरवर्ल्ड में कदम रखेगी, इसलिए अभी वो ऑर्डिनरी दुनिया के बारे में सीख रही है। लेकिन उसी वक्त पीछे से 2 गाड़ियां आ लगी, गोलियां बरसाते हुए। कोइचिरो ने बस हल्के से कहा, टेंशन मत लो, गाड़ी बुलेट प्रूफ है। उसने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी हवा में उड़ने जैसी स्पीड पकड़ने लगी। पीछा करने वाले हार मानने वाले नहीं थे। एक ने बड़ी सी गन निकाली और फायर किया, लेकिन उनका ड्राइवर एकदम हैवी प्रोफेशनल हर अटैक से आसानी से बचता रहा। कोइचिरो ने मजाक में कहा, जरा धीरे, मेरी चाय गिर जाएगी। आसानो तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन मिस सुमी ने मुस्कुराकर कहा, टेंशन मत लो, ये काम गोलायत पर छोड़ दो। और फिर गोलायत ही ड्राइव कर रहा था, खतरनाक स्टाइल में, बिल्कुल एक्शन मूवी जैसा। एक रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ, मगर उसने गाड़ी साइड करके बचा लिया। लेकिन इस बार कोइचिरो की चाय सच में गिर गई। गुस्से में वो बाहर निकल आया, गोलियों की बौछार उसके ऊपर हुई, पर उसके स्टील स्पाइडर जाले ने सब काट डाला। अगले ही सेकंड उसने मिसाइल तक को चीर दिया और दोनों पीछा करने वाली गाड़ियों को जाल में फंसाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो आसानो के पास आया और सीधी बात कही, अब तो समझ गए होगे मिस सुमी हर वक्त खतरे में रहती है, हमारा काम है उसकी हिफाजत करना। उसने उसे एक गन थमा दी और सीन कटकर स्कूल चला गया। स्कूल में मिस सुमी दोस्तों से बातें कर रही थी, तभी आसानो दाखिल हुआ, हर कोने को चेक करता हुआ। तीनों लड़के फिर उसके पास आए, लेकिन उसकी घूरती नजरें देखकर डर के मारे पीछे हट गए। तभी हमें फ्लैशबैक मिलता है। कोइचिरो बता रहा था कि बॉम्बर ने 3 बॉम्ब लगा चुका है, एक आसानो के घर पर और 2 शायद स्कूल में। अगर तुम मारे जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मिस सुमी को कुछ नहीं होना चाहिए। वापस प्रेजेंट में आसानो पूरे स्कूल में नजर दौड़ा रहा था, हर जगह को स्कैन कर रहा था। लेकिन एक फुटबॉल उसके सर पर आ लगी। बच्चे दौड़कर पूछने लगे, ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। फिर उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी। वो उसका पीछा करता हुआ नर्स के कमरे में पहुंचा। नर्स ने पूछा, तुम ठीक हो? और जैसे ही वो मुड़ा, मुस्कुराती नर्स हवा में गायब हो गई। मिस सुमी दोस्तों संग हंस रही थी, लेकिन दूसरा बम अभी तक नहीं मिला था। आसानो सोच रहा था आज उसने मिस सुमी पर बहुत नजर रखी और जाना कि वो किसी का खाना नहीं खाती, हमेशा किसी न किसी के साथ रहती है। तभी तीनों लड़के उसके पास आए और माफी में चॉकलेट दी। उसने बिना सोचे खा ली। वो चौंक गए, बोले, तुम बदल गए हो। लेकिन चॉकलेट जाते ही उसका पेट मरोड़ने लगा और वो बेहोश हो गया। आंख खुली तो खुद को मिस सुमी के साथ कोइचिरो के ऑफिस में पाया। दोनों शादी को लेकर बात कर रहे थे। तभी आसानो की नजर सीलिंग पर गई, वहां बम लगा था, फटने ही वाला था। धमाका हुआ, लेकिन दोनों सुरक्षित थे। बाहर के बच्चों को लगा कोई साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ है। इसी बीच ननाओ एक नर्स के साथ था, जो असल में कैंगू निकला। शियोन भी उन पर नजर रख रही थी। फिर सीन वापस धमाके वाले कमरे में। आसानो सोच रहा था कि बम वाले को कैसे पता चला कि वो यहाँ होंगे। तभी उसे समझ आया ये सब प्लान था और तीसरा बम उसके ऊपर था। टाइमर 24 सेकंड। उसे एहसास हुआ बॉम्बर ने बम्स का जिक्र सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो हर वक्त मिस सुमी के पास रहे। उसने बिना देर किए खिड़की से छलांग लगाई मिस सुमी को बचाने के लिए, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले और बम फटने से पहले कोइचिरो ने उसे पकड़ लिया। उसने समझाया, ये बम टारगेट की हीट से रिचार्ज होता है और इसी वजह से एक्टिवेट होने में समय लगता है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोला। कोइचिरो ने आसानो के आंखों में देखते हुए कहा, तुम अपनी फैमिली पर भरोसा कर सकते हो, और हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, लेकिन मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसके बाद सब ऊपर सुरक्षित पहुंच गए। वहीं कैंगू, ननाओ और शिंजो भी आ गए। शिंजो अपने साथ कोई भारी भरकम चीज खींचता हुआ आया। मिस सुमी ने पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ननाओ ने हंसते हुए कहा, सुना था ये आसानो का पहला मिशन है, तो सोचा थोड़ा मजा लिया जाए। और फिर पता चला शिंजो उस बम बनाने वाले को ही पकड़ लाया था। कोइचिरो ने उसे बम के साथ बांधा और ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था मेरी फैमिली से दूर रहना। डर के मारे वो बोला, माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन कोइचिरो ने बिना एक पल गंवाए उसे आसमान में फेंक दिया। वो ऊपर फड़फड़ाता रहा मानो आतिशबाजी हो रही हो, और फैमिली नीचे से नजारा देखती रही। तभी ननाओ के फोन पर कुछ मैसेजेस आए, लेकिन मिस सुमी ने फोन बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और सीन कट हुआ। आसानो अपना सामान लेकर मिस सुमी के घर में आ पहुंचा। कोइचिरो भड़क गया, लेकिन मिस सुमी ने कहा, उसका घर तबाह हो चुका है, वो हमारे साथ रहेगा, वैसे भी अब हम पति पत्नी हैं। सुनकर कोइचिरो और तिल मिला गया। इसके बाद सब कुछ मलबे में बदल चुका था। आसानो की हालत भी खराब थी। तभी उसने सपना देखा, एक ताकतवर आदमी ने मिस सुमी को पकड़ रखा है, वो मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन आसानो हिल भी नहीं पा रहा। उसकी आंख खुली तो समझ आया सिर्फ सपना था। हकीकत ये थी कि उसका घर अब नहीं रहा और वो मिस सुमी के साथ रह रहा था। बिस्तर से उठते ही उसका पैर गोलियात पर पड़ गया और गोलियात ने काट लिया।
उसकी चीख सुनकर मिस सुमी ऊपर आई, पट्टी बांधी और बताया कि उसने गोलियात को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, ताकि बड़ा भाई कुछ गलत न करे। आसानों के दिमाग में तुरंत आया, हाँ, वो आदमी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। गोलियात पर हाथ फेरते हुए मिस सुमी हंस रही थी, लेकिन गोलियात आसानों पर गुर्रा रहा था। वो पीछे हटते हुए सोफे पर गिर पड़ा। अगले दिन आसानो फूबा के पास मदद मांगने गया। मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि मिस सुमी की रक्षा कर सकूं। फूबा ने कहा, चिंता मत करो, हम सब तुम्हें एक एक करके ट्रेन करेंगे। आसानो ने हंसते हुए कहा, तो इसमें तो लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मैं तैयार हूं। फूबा ने उसे पकड़कर घुमाना शुरू कर दिया और अपनी कहानी सुनाई। 3 साल की उम्र से ट्रेनिंग, 6 साल में पहला मिशन और फैमिली की स्पेशल एबिलिटीज होने के बावजूद ट्रेनिंग पूरी करने में 3 साल लगे। फूबा ने पूछा, क्या तुम योसाकुरा स्टाइल ऑल आउट ट्रेनिंग करना चाहोगे? आसानो ने हाँ कहा। तो फूबा ने शर्त रखी, 1 महीना हमारे साथ यहाँ रहना होगा। आसानो बोला, आसान है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसके नीचे का फर्श खिसक गया। नीचे नुकीले बांस जैसे ट्रैप्स थे। फूबा ने हंसकर कहा, हमारे घर में अलग अलग ट्रैप्स है। अगर नॉर्मल ट्रेनिंग भी पूरी नहीं कर सकते तो मिस सुमी को बचाने का सपना छोड़ दो। आसानो का चेहरा उड़ गया। अगले दिन अलार्म इतनी तेज बजी कि उसके होश उड़ गए। समय पर बंद न करने पर उसे करंट झटका मिला। जैसे तैसे बाहर निकला तो ऊपर से आग की बौछार होने लगी। पूरी तरह झुलसकर ब्रेकफास्ट टेबल तक पहुंचा। मिस सुमी ने उसकी हालत देख सफाई करने लगी। तभी केंगो आया, क्या हम इसका अंतिम संस्कार कर दें? मिस सुमी ने गुस्से में उसके सिर पर वार किया। आसानो ने पूछा, तुम सब इन ट्रैप से बचते कैसे हो? शियोन ने बताया, जब ये घर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता है तो तुम ट्रैप्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। उसी वक्त आसानो का पेट गड़गड़ाने लगा। ताबा ने कहा, खाना भी तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसमें जहर मिला है ताकि तुम धीरे धीरे जहर से लड़ना सीखो। पेट मरोड़ से परेशान आसानो टॉयलेट भागा, लेकिन वहां खतरनाक लॉकिंग सिस्टम था जिसे वो खोल नहीं पा रहा था। शियोन ने कहा, इसका पासवर्ड हर मिनट बदलता है। अगले दिन अलार्म बजते ही घर के सभी लोग अपने अपने अजीबोगरीब तरीके से उसे बंद कर देते हैं, मगर आसानों का अलार्म फिर से दोबारा से फट पड़ता है। नाश्ते तक पहुंचना भी जैसे जंग जीतने जैसा है। फ्रिज से खाना निकालना एक एडवेंचर है, क्योंकि अंदर लीजर सेंसर्स लगे हैं। बस जरा सा टच और फ्रिज गोलियों की बारिश शुरू कर देता है। यही उनका एजिलिटी टेस्ट है। इसके बाद टारगेट शूटिंग आती है। एक अदृश्य रिमोट पर निशाना लगाना, और जैसे ही आसानो फायर करता है, गोली के झटके से वो पीछे जा गिरता है। उसके दिन अलग अलग खतरनाक टेस्ट में गुजरते हैं। खाना खाना, बाथरूम जाना, यहाँ तक कि नहाना भी आसान नहीं। पानी चालू करते ही बाढ़ आ जाती है। इन सब के बाद आसानों का शरीर थककर टूटने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं। रात में वो मिस सुमी को किताब पढ़ते पढ़ते सोते हुए देखता है और उसकी मेहनत से प्रेरित होकर खुद फिर से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उसके गन के सारे शॉट मिस हो जाते हैं, फिर भी वो कोशिश करता है। तभी मिस सुमी चाय लेकर आती है और उसे कहती है कि खुद को इतना मत थकाओ। आसानो बस मुस्कुराता है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हमें उसका पास्ट दिखता है, कैसे स्कूल में लड़कियां मिस सुमी को परेशान कर रही थीं, उसके बाल काटने वाली थी। तभी आसानो ने कैंची छीनकर अपने बाल खुद काट लिए। तब पहली बार उसने कहा था, आज के बाद अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना। वापस प्रेजेंट में, अगली सुबह आसानो अलार्म समय पर बंद करता है, लेजर लाइट से बचकर रूम में घुसता है, गन उठाकर सही टारगेट पर फायर करता है, लेकिन टीवी का चैनल बदलना अभी भी नहीं आता। शिंजो उसकी ग्रिप ठीक करता है और शियोन बताती है कि बड़े भाई असल में बहुत शर्मीले हैं। इस बीच दूसरी तरफ ननाओ की ट्रेनिंग में धुआं उड़ रहा है। केंगो पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन फूबा एक जोरदार लात मार देती है। धीरे धीरे आसानो ट्रैप से बचना सीख जाता है और आराम से नाश्ता करने लगता है, लेकिन खाने में जहर होने से उसका पेट फिर गड़बड़ा जाता है। टॉयलेट तक पहुंचना भी एक चैलेंज। एक लॉकिंग सिस्टम है जो हर मिनट पासवर्ड बदलता है। मजाक मजाक में सब हंस रहे हैं, लेकिन मिस सुमी को ये अच्छा नहीं लगता। फिर अचानक आसानो की हालत बिगड़ जाती है और वो गिर पड़ता है। ननाओ चेक करता है, तेज बुखार है, लेकिन आसानो आराम करने से मना करता है। बस 1 हफ्ता बचा है। तब ताबा उसकी नकली खाल उतार देती है, अंदर चोटों से भरा शरीर। वो गुस्से में कहती है, ऐसे ही मेहनत करते रहे तो जल्दी मर जाओगे। आसानो मानता है, ये किसी की गलती नहीं, वो खुद जल्दी स्ट्रांग होना चाहता है ताकि मिस सुमी की हिफाजत कर सके। ताबा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, पहले अपना ध्यान रखो, फिर मिस सुमी का। फिर वो उसे एक किताब थमाती है, उसकी ट्रेनिंग के अगले पड़ाव की शुरुआत। ताबा से किताब मिलने के बाद आसानो उसे थैंक्स कहता है। कुछ दिन बाद किताब की मदद से आखिरकार आसानो बाथरूम का मुश्किल लॉक खोल देता है। सब खुश होकर उसे हवा में उछालते हैं, वाह आसानो, तुमने कर दिखाया। तभी उसकी रिंग चमकने लगती है। फूबा कहती है, इस घर ने तुम्हें अपना लिया है, आज से तुम योसाकुरा फैमिली के मेंबर हो। फिर हंसते हुए चेतावनी देती है, अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी।
बात खत्म होते ही शिंजो 100 किलो की टी शर्ट लेकर आता है और शियोन उसका ट्रेनिंग लेवल इजी से डिफिकल्ट में बदल देती है। सब उसे चीयर करने लगते हैं, लेकिन असली ट्रेनिंग के नाम से ही आसानों के पसीने छूट जाते हैं। कॉमेडी मोड में कट। मिस सुमी किचन में खाना बना रही है, तभी आसानो आता है और पूछ बैठता है, अरे ये ब्रा पहनते कैसे हैं? मिस सुमी ठठाकर हंस देती है। आसानो सफाई देता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तभी एक लड़की जैसी शक्ल में कैंगो अंदर आता है। असल में वो आसानो को भेस बदलने की ट्रेनिंग दे रहा है। इसी दौरान शिंजो आता है और दूर से देखकर गलतफहमी पाल लेता है कि ये तीनों कोई अजीब हरकत कर रहे हैं। मास्क उतरते ही सच्चाई सामने आ जाती है। तभी कोइचिरो एंट्री करता है, एक नए मिशन के लिए निकल रहा है और मिस सुमी से गुड बाय किस मांगता है, लेकिन जवाब में पिटाई खाता है। इसके बाद आसानो को पता चलता है कि शिंजो भी एक लो लेवल मिशन पर जा रहा है। अगले दिन स्कूल में बेसबॉल का मैच चल रहा है। एक बॉल तेजी से उड़कर मिस सुमी को लगने वाली है, लेकिन आसानो बिना देखे उसे पकड़ लेता है और वापस इतनी स्पीड से फेंकता है कि टीम कैप्टन दंग रह जाता है। उसे टीम में बुलाता है, मगर आसानो चुपचाप वहां से चला जाता है। दोपहर में दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। मिस सुमी नोटिस करती है कि ट्रेनिंग के चलते आसानो तेज और फुर्तीला हो गया है और कहती है, जरा ध्यान रखना, वरना लोग तुम्हें निंजा समझने लगेंगे। फिर वो उसे अपने काम में मदद करने के लिए कहती है और आसानो मान जाता है। दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं। मिस सुमी की स्पीड देखकर आसानो भी चौंक जाता है। उधर बैकग्राउंड में एक नई चाल। कोइचिरो नकली डाइवोर्स पेपर्स बना रहा है ताकि आसानो और मिस सुमी को अलग किया जा सके। उसी समय दोनों कैंगो के कमरे से अजीब आवाजें सुनते हैं। अंदर जाते हैं तो कमरा बिखरा हुआ है। कपड़ों के ढेर से कैंगो निकलता है। सुशी खाता हुआ कहता है कि उसकी रिपोर्ट गुम गई है। मदद के लिए आसानो जैसे ही कपड़े हटाता है, उसे ग्रेनेड्स दिखते हैं। कैंगो टालमटोल करता है, कहता है कि उसे मुश्किल काम पसंद नहीं और अपनी बहन के सामने नंगा खड़ा हो जाता है। मिस सुमी गुस्से में उसे काम पर लौटने को कहती है। कैंगो भागने की कोशिश करता है और मिस सुमी का रूप धारण करके निकल जाता है। मिस सुमी एक कमांड देती है, पूरा घर लॉकडाउन में चला जाता है, खिड़कियां दरवाजे बंद, लोहे की चादर से ढका। पर आज की कहानी यहीं खत्म होती है।